लोगों ने जो रेवेन्यू कोड बिल है उसके पहले 2 अध्याय कर लिए थे और अब तक धारा 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग अध्याय 3 के बारे में जानेंगे और अध्याय 3 में धारा 7 से लेकर के और धारा 10 तक तो केवल राजस्व परिषद से संबंधित है। और जब हम रेवेन्यू कोड बिल पढ़ते हैं या जब हम कोई राजस्व प्रशासन की मशीनरी उसके न्यायिक व्यवस्था को जानने का प्रश्न करते हैं तो राजस्व परिषद क्या है, उसके क्या अधिकार हैं, कौन मेंबर होते हैं, ये जानना बड़ा आवश्यक है। धारा 7 में यही दिया गया है, रेवेन्यू कोड बिल की धारा 7 में यही दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा और इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में राज्य सरकार जो है वो सदस्यों की नियुक्ति करेगी। शर्त क्या है कि जो प्रशासनिक सदस्य होंगे वो कमिश्नर से नीचे के लेवल के नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, जो प्रशासनिक सदस्य होंगे वो कमिश्नर यानी मंडलायुक्त से नीचे के लेवल के नहीं होंगे और जो न्यायिक सदस्य होंगे वो कलेक्टर से यानी जिलाधिकारी से नीचे के लेवल के नहीं होंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये भी है कि राज्य सरकार जब चाहे तो या बाद में भी किसी भी सदस्य की नियुक्ति जो है वो न्यायिक सदस्य के रूप में कर सकते हैं और ऐसा न्यायिक सदस्य जो है वो केवल न्यायिक मामलों को ही सुनेगा। तो एक बात धारा 7 में तो यही हो गई कि एक बोर्ड होगा यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। दूसरी बात आती है धारा 8 में कि इस बोर्ड की क्या पावर्स होंगी, इसकी अधिकारिता क्या होगी। तो बोर्ड का मेन काम यह है कि जो वाद होंगे, अपील होंगी, निगरानी होंगी, उसका निर्धारण करेगी, उनके मामलों का निर्धारण करेगी और निस्तारण करेगी, बेहतर शब्द निस्तारण करेगी। और इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि जो रेवेन्यू कोड बिल के अंतर्गत पावर मिलती है या जो कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है वो भी परिषद करेगी, रेवेन्यू कोड बिल के अधीन रह करके कार्य करेगी। और राज्य सरकार जब भी चाहे तो परिषद के किसी सदस्य को एक सामान्य कार्य के लिए भी और या किसी विशेष कार्य के लिए विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में भी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेदारी दे सकती है। तो धारा 8 में केवल परिषद की अधिकारिता है कि वादों के निस्तारण के लिए बनी है और रेवेन्यू कोड बिल के अधीन जो शक्तियां इसे मिली हैं उसका प्रयोग ये करती है, परिषद करती है और राज्य सरकार इनको नियुक्त करती है। तीसरी बात आती है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। परिषद की बड़ी शक्तियां हैं, उसमें परिषद की शक्ति कार्य का वितरण करने की शक्ति है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार जो भी नियम बनाती है उनके अधीन रहते हुए जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड में आप जान लें चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं। तो जो चेयरमैन होते हैं वो एक सदस्यीय या कई बार बहुसदस्यीय पीठ का गठन कर सकते हैं और पीठ या एकल सदस्य जो भी ये निर्णय पारित करेंगे ये माना जाएगा कि वो राजस्व परिषद का निर्णय है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय में होता है कि अगर सिंगल जज भी निर्णय देते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय माना जाता है और अगर डबल बेंच या बड़ी बेंच देती है तो वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय। ठीक उसी प्रकार से राजस्व परिषद में भी ये है कि अगर एकल पीठ या बहुसदस्यीय पीठ कोई निर्णय देती है तो वो राजस्व परिषद का निर्णय माना जाएगा। डिसीजन ऑफ बोर्ड्स 10 में क्या क्या दिया हुआ है। जब सुनवाई, जब कोई पीठ ऐसी बनाई जाए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सदस्य होते हैं तो जो निर्णय पारित होगा वो बहुमत के आधार पे होगा। जैसे अगर 3 सदस्यीय पीठ बनाई गई है तो 2 और 1 के आधार पे निर्णय होगा। 2 सदस्यीय पीठ बनाई गई है तो बहुमत अगर है तो बहुमत के आधार पर निर्णय पारित होगा। लेकिन अगर बहुमत 2 सदस्यीय पीठ बनाई है, एक सदस्य का मत अलग है, दूसरे सदस्य का मत अलग है, तो फिर चेयरमैन क्या करते हैं वो बहुसदस्यीय पीठ बनाते हैं और जब वो पीठ बनती है तो वो पीठ भी बहुमत के आधार पर ही निर्णय पारित करेगी। मान लीजिए 5 सदस्यों की पीठ बना दी तो जो 3 सदस्य जो निर्णय देंगे वो निर्णय माना जाएगा और उस निर्णय को भी राजस्व परिषद का निर्णय माना जाएगा। तो अभी हमने अध्याय 3 में धारा 7 से लेकर के धारा 10 तक पढ़ा है। धारा 7 से लेकर के धारा 10 तक
सब परिषद के संबंध में है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के संबंध में है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्या शक्तियां मिली हुई हैं, कौन इसका मेंबर हो सकता है, न्यायिक सदस्य क्या करेगा, पीठ का गठन कैसे होता है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आज केवल इतना ही, धारा 7 से धारा 10 तक।